और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोलकाता के स्टैंड रोड पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। ये आग इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। आग कल शाम 6:10 पर लगी, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और आग बुझाने की मशक्कत शुरू की, जिसमें 4 दमकल कर्मियों की तक मौत हो गई है। यह आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी और हादसे की जानकारी मिलने के बाद ममता बनर्जी भी हादसे वाली जगह पहुंची और घायलों से उन्होंने मुलाकात की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। एक बड़ा हादसा जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। कोलकाता में यह एक बड़ी आग लगी थी और जैसे ही आग की जानकारी मिली, दमकल के कर्मचारी उस इलाके में पहुंचे। बताया जा रहा है कि 13वीं मंजिल पर यह आग लगी थी, लेकिन 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है। सबसे खास बात यह है कि रेलवे ने भी अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी, 9 लोगों की मौत हो गई। इस आग की वजह बताई जा रही है कि जिसकी पड़ताल अब की जाएगी। 13वीं मंजिल पर यह आग लगी थी, लेकिन देखते ही देखते ये आग की लपटें आसमान छूने लगी और पूरी इमारत को अपनी चपेट में लेने के लिए आतुर दिखाई दी। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग की वजह से पूरे इलाके में आसपास गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई है। हालांकि बाद में इमारत के अंदर की लिफ्ट से ही 5 शव भी बरामद हुए हैं, जबकि 2 शव लिफ्ट के बाहर मिले हैं। हादसे में 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे के कर्मचारी और 1 कोलकाता पुलिस का जवान भी इसमें शामिल है, जिनकी मौत हुई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच यही वो बिल्डिंग है जहां पे हम खड़ा है। बिल्डिंग के 13 फ्लोर, अभी जो टॉप फ्लोर है वहां पे जहां पे आग लगा था कल शाम को, सोमवार शाम को जो आग लगा था, यहीं पे 9 लोगों का डेड बॉडी मिला है, जहां से 4 दमकल कर्मी हैं। और पूरा बिल्डिंग अभी जो ऐसे हालत है, कोई नहीं बोल सकेंगे ये से काम हो रहा था कल। अभी भी हमारा पीछे जो दिख रहा है, यहाँ पे आग जल रहा है। अभी ऐसे ही बहुत जाएगा जो पॉकेट फायर है। हम कैमरा पर्सन शशि जी को बोलेंगे दिखाने के लिए। अभी भी पॉकेट फायर जल रहा है इधर से, क्योंकि ये जो कागज़ है, पेपर्स वर्क कर रहा था, ऑफिस का जो पेपर्स है, यही पेपर्स अभी जल रहा है जगह जगह पे। अभी भी इतना धुआं है और बिल्डिंग का कोलैप्स होने का भी एक डर है। हम लोग बहुत ऊपर आ गया, क्योंकि 13 फ्लोर में ही आग लगा था। पूरा जो ऑफिस है वो तच नच हो गया ये भयानक आग से। ये आग से पूरा जो सर्वर रूम है वो रेल का ख़त्म हो गया। और यहीं से ही मिला है 9 दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी, आरपीएफ का डेड बॉडी। और जो सामने वाले वो जो जगह है हम दिखा रहे हैं, शशि जी को बोलेंगे थोड़ा धीरे से आने के लिए, क्योंकि अंदर जो लिफ्ट है जिसके लिए बता रहा था, ये लिफ्ट में अंदर 5 बॉडी मिल गया ओ दमकल कर्मियों का। यही है सो वो लिफ्ट जहाँ पे अभी भी दमकल का यूज़ करने वाला जो पाइप है, होर्स पाइप पानी देने के लिए, वो अभी भी पड़ा हुआ है। जो 5 दमकल कर्मियों का बॉडी यहीं से मिला था पुलिस लोगों को और दमकल कर्मियों को। और जो यहाँ से बाहर 2 बॉडी और भी गिरा हुआ था। एक था जो आरपीएफ ऑफिसर और पीएफ ऑफिसर थे उसका, और रेल का जो ऑफिसर है, और 2 सिविलियन और एक पुलिस ऑफिसर का बॉडी भी इधर पड़ा हुआ था। अभी जो दिख रहा है वही है कलकत्ता का सोमवार जो आग लगा था, वही भयानक जगह कोयला घाटा का 13 नंबर फ्लोर पे हम लोग न्यूज़ 18 यहाँ पे हाजिर है। एक बड़ा हादसा हुआ है कोलकाता में, और जहां यह हादसा हुआ है, बिल्डिंग में आग लगी, यहीं मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण सिंह स्टैंड रोड पर कोलकाता में, और यतेंद्र शर्मा एसएसकेएम अस्पताल में मौजूद है, जहां घायलों को भर्ती करवाया गया है। दिल्ली में चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन अरुण, जो सबसे अहम बात है कि आग लगी है, 9 लोगों की मौत हो गई है, क्या अब तक प्राथमिक तौर पर वजह पता चल पाई है और ताजा हालात क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। रेलवे की जो बिल्डिंग है उसकी 13वीं मंजिल पर आग लगी थी। आग पर तो पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कूलिंग की जा रही है पूरे बिल्डिंग की, क्योंकि कल जब आग लगी थी तो पूरे बिल्डिंग में धुआं
फैल गया था। और जो फायर कर्मियों की मौत हुई है वो इसलिए हुई थी क्योंकि लिफ्ट से वो 13वीं मंजिल तक चले गए थे। गलती उनसे वो हो गई कि 2 मंजिल पहले उनको रुकना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर नहीं रुक पाए और सुबह से इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। हमारे साथ देवतानु जी हैं जो फायर ऑफिसर हैं यहाँ के, और क्या कुछ हुआ था, क्यों हुआ, सारी जानकारी देंगे। देवतानु जी, न्यूज़ 18 इंडिया पर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आग लगी और क्या आग पूरी तरह बुझा ली गई है, इस समय क्या अंदर हो रहा है? एक्चुअली कल शाम 6 बजे के बाद 6:10 के बाद फायर का कॉल आया था हमारा, तो उस टाइम में तुरंत हम लोग 4-5 गाड़ी लोकली भेज दिए। तो आफ्टर दैट फायर वाज डिवास्टेटिंग, टोटल ऑन द 13th फ्लोर वाज engulfed इन फायर। तो उस टाइम पे पहले 10, उसके बाद 25 नंबर सब फायर टेंडर लेके हम लोग पूरा रात फायर फाइट किया। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट द फर्स्ट टाइम बिकॉज देयर सिस्टम वाज नॉट इन कंडीशन, वर्किंग कंडीशन। तो इसलिए पहले हमारा बहुत दिक्कत हुआ। तो इस हमारे जो कि हम लोग फायर टेंडर से यहाँ से लाइन लेके ऊपर जाना पड़ा क्योंकि उसका सिस्टम काम नहीं कर रहे थे प्रॉपरली, प्रेशर नहीं था। तो करने के लिए लिफ्ट से हमारा ऑफिसर एंड 3 पर्सनल ऊपर जा रहे थे अलोंग विद द ऑफिशियल स्टाफ ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट एंड पुलिस ऑफिसर भी थे। तो उन लोगों को कोई भी गलती से लिफ्ट 13th फ्लोर तक चले गए। तो 9 थे, 9 ही वहाँ पे गिर गए, तो दे गेट इंजर्ड। उन सब 9 लोगों की मौत हो गई है। आफ्टर दैट वी सेंड देम टू हॉस्पिटल, उसके बाद ब्रॉड डेड। तो ये तो ऑफिस है, इसमें तो सैकड़ों लोग काम करते हैं, तो कैसे बचे लोग? क्योंकि आप कह रहे थे तब तक क्या दफ्तर बंद हो चुका था, 6:10 पे आग लगी थी, क्या हुआ था? एक्चुअली उस टाइम पे तो ज़्यादा ऑफिशियल स्टाफ नहीं थे टॉप फ्लोर में, जो थे थोड़ा बहुत नीचे थे, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं हुआ आग लगने से। अभी इस समय क्या हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ फायर टेंडर्स अभी भी हैं दोनों तरफ, तो अभी क्या हो रहा है बिल्डिंग के अंदर? कूलिंग चल रहा है, फायर आउट हो गया, अभी डैम्पिंग डाउन चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कूलिंग का काम चल रहा है। कूलिंग कर ये मेरा आखिरी सवाल आपसे, कहा यह जा रहा था कि एक व्यक्ति कोई मिसिंग भी था, क्या कोई अब मिसिंग है? सब लोग निकाले जाते? नहीं, सब लोग निकाल चुके। सब लोग निकाले जाते। जी हाँ। तो देखिए ये प्रशांत, ये आपको मैंने फायर अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अब कोई मिसिंग नहीं है। पहले खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति अभी भी मिसिंग है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में जो 9वां व्यक्ति पहुंचा था, सबसे आखिर में पहुंचा था। फिर एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, बिल्डिंग के अंदर कूलिंग का काम चल रहा है। फायर टेंडर्स अभी भी यहाँ पर हैं, फायर अधिकारी हैं, और कोलकाता पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। और ये मशक्कत ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, बल्कि कूलिंग का काम लगातार जारी है। और विस्तार से उस फायर ऑफिसर ने भी बताया कि असल में किस तरह की मशक्कत करनी पड़ी है इस पर आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन कई लोग इसमें घायल हुए हैं। यतेंद्र शर्मा SSKM अस्पताल में इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। यतेंद्र, क्या बताया जा रहा है, कितने लोग हैं जिन्हें यहां पर लाया गया है उपचार के लिए, और जो चश्मदीद अगर रहे हों, आपसे उनकी बातचीत हो पाई, क्या वो बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं अभी SSKM हॉस्पिटल, जो कोलकाता का हॉस्पिटल है, वहाँ पर मौजूद, और मेरे पीछे जो मॉर्चरी है वो आप देख सकते हैं। अभी जो प्रशासन, अस्पताल प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है वो यही है कि 9 लोगों की मौत हुई है, 9 लोगों की डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई थी, जिसमें से अभी तक एक डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो जो और बाकी की जो डेड बॉडी हैं उसमें से 6 डेड बॉडीज़ को जो उनके परिवारीजन हैं, उनके जो फैमिली वाले हैं, उनको दे दिया गया है। और उसके अलावा जो 2 डेड बॉडी हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, उसमें से एक रेलवे से बताए जा रहे हैं, और एक जो ASI हैं कोलकाता पुलिस के, उनका बताया जा रहा है। जो कोलकाता पुलिस के ASI हैं, उनकी फैमिली के कोई भी मेम्बर यहाँ रहते नहीं है, वो यहाँ से थोड़ा दूर गाँव है। तो जब उनकी फैमिली के लोग आ जाएंगे तो उनको ये डेड बॉडी उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। जहाँ तक एक जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, उसमें अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि पहचान के लिए, उसकी शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। जब DNA की रिपोर्ट आ जाएगी तब पता चल पाएगा कि वो कौन है, कहाँ से हैं, और जब तक, हालांकि पुलिस इस मामले में पूरी कोशिश कर रही है कि उसके बारे में जानकारी मिल पाए। लेकिन एक बड़ा हादसा था, दुखद हादसा था, 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोलकाता में हुए इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया और मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने इनके लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, कोलकाता के आग हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। भगवान घायलों को जल्द ठीक करे। प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, साथ ही साथ आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है।
वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, कोलकाता में आग की वजह से हुई लोगों की मौत की खबर से बहुत दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृह मंत्री ने भी संवेदना जारी की और इस हादसे पर दुख जताया है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कोलकाता में आग में लोगों की जान जाने से मन व्यथित है। दुख की इस घड़ी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बीजेपी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद भी करेगी। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। चंदन, अब इस मामले पर जितनी भी बातें सामने आ रही है, क्या उसका सार निकल रहा है? हादसे की क्या वजह है? रेलवे का ये भवन था, किस तरह की जानकारी अब रेलवे की ओर से मिल पा रही है? देखिए, रेलवे का भवन था, रेलवे के कई सारे जो अलाइड ऑफिसेज होते हैं वो यहाँ पर थे। सबसे बड़ी बात है कि जो पीआरएस सिस्टम होता है प्रशांत, जहाँ पर रिजर्वेशन का सारा डेटा होता है, उससे जुड़ी कंपनी क्रिस है जो कि भारतीय रेल के रिजर्वेशन सिस्टम को देखती है और उसके दफ्तर में हमेशा हाई कूलिंग होती है। कई सारे कॉपर वायर होते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखी जाती है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का ट्रांजैक्शन का डेटा यहाँ पर रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको संभालने के लिए जो सारी चीजें व्यवस्था की जाती है, उन्हीं में से किसी एक में आग लगी। ये 13वीं मंजिल पर लगी। उसको बुझाने की कोशिश आरपीएफ ने जरूर की। जो आरपीएफ की तरफ से हमें जानकारी मिली है, आरपीएफ के एक जवान ने शुरुआती जब ये आग लगी थी तो बुझाने की कोशिश की, लेकिन उससे मामला नहीं संभला और ये आग फैलती गई। फिर फायर टेंडर बुलाया गया। 6:30 बजे करीब जो है फायर टेंडर की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के और कॉपर के तार रखे हुए थे तो ये आग फैलती गई। उसमें 3 जो है रेलवे के कर्मचारी जो है मारे गए। इसके अलावा कुल मिलाकर अगर बात करें तो अभी तक 8 लोगों की कंफर्म डेथ हो चुकी है। भारतीय रेल की तरफ से जरूर शोक व्यक्त किया गया है, पीयूष गोयल ने शोक व्यक्त किया है, लेकिन अभी पूरी जांच होनी बाकी है कि यही सबसे अहम बात भी है चंदन की आखिर हादसे की वजह क्या थी कि लोगों को इतनी बड़ी तादाद में जान गंवानी पड़ी है। और इस मामले पर खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी कोलकाता हादसे पर अपना दुख जताया है और हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। और इसी के साथ उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी जानकारी दी है। ट्वीट के जरिए पीयूष गोयल ने लिखा, हादसे में जान गंवाने वाले 4 दमकल कर्मी समेत सभी 9 बहादुर लोगों के परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हताहतों में 2 रेलवे के कर्मचारी हैं, एक पुलिस एएसआई भी इसमें शामिल है जिन्होंने पूर्व रेलवे के कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित दफ्तर में आग से जूझते हुए जान गंवा दी। जीएम सहित रेलवे के सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम पूरा कर रहे हैं। हम सभी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के दौरान रेलवे की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। आग लगने की वजहों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दे दिया गया है जिसमें रेलवे के 4 विभागों के प्रमुख शामिल हैं। रेल मंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। लेकिन घटना की खबर पाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हादसे वाली जगह पर पहुंची और वहां उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। इसके बाद ममता अस्पताल भी पहुंची जहां शवों को लाया गया था। जिस इमारत में आग लगी थी उसमें पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का जोनल ऑफिस भी है। साथ ही साथ वहां एक कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग सेंटर भी बनाया गया है जो आग में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। कोलकाता में इमारत में आग लगने के बाद वहां पहुंची ममता बनर्जी ने तुरंत ही इसकी जिम्मेदारी रेलवे पर डाल दी। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे ने इमारत का मैप नहीं दिया जिसकी वजह से राहत बचाव में परेशानी का सामना करना पड़ा और इतने लोगों की जान चली गई है। हालांकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके साफ कर दिया कि रेलवे की तरफ से राज्य सरकार की हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी है। रेलवे की पूरी टीम वहाँ पे थी। रेलवे के इतने ऑफिसर्स हैं, वहाँ के सारे ऑफिसर्स वहीं पर थे और कॉन्स्टेंटली वो सब लोग टच में थे और जो भी चीज़ की ज़रूरत थी वो कोशिश हो रही थी। तो हो सकता है कोई मैप
इमीडिएटली अवेलेबल ना हो पाया हो, लेकिन पूरी तरह से वहाँ पे स्टाफ थे रेलवे की जो गाइड कर रहे थे। कूलिंग का काम जारी है, लेकिन अब इस पर राजनीतिक बयान भी सामने आ गए हैं। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जहां यह हादसा हुआ स्टैंड रोड पर ही मौजूद हैं। अरुण, ममता बनर्जी अब सीधे आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, रेलवे विभाग पर, कि उन्होंने तो मैप ही नहीं दिया था और इसलिए भी इतनी ज्यादा दिक्कत पेश करनी पड़ी है। देखिए, ममता बनर्जी कल रात में यहाँ आई थी और यहाँ पर मुआयना करके वो गई हैं और उनका ये कहना था कि ये जो 13 मंजिल बिल्डिंग है जहाँ पर आखिरी फ्लोर पर आग लगी थी, फायर कर्मी वहाँ तक जाना चाहते थे, लेकिन 5वें फ्लोर तक धुआं इतना ज़बरदस्त भर गया था कि 5वें फ्लोर तक ज़्यादा लोग जब गए तो उसके ऊपर वो जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ के रेलवे के कर्मचारियों से नक्शा मांगा तो किसी ने नक्शा ही नहीं दिया। और फायर टेंडर्स को ये पता होना चाहिए कि सुरक्षित रास्ता कौन सा है, किस इलाके से हम जा सकते हैं, और वो बिल्डिंग का नक्शा मिलने पर ही पता चलता है। और जैसा कि फायर कर्मी कह रहे थे, शुरुआत में उनसे गलती हो चुकी थी कि 5 लोग एक ही लिफ्ट में ऊपर जाकर के आग बुझाना चाहते थे। अमूमन SOP ये है कि जिस मंजिल पे आग लगी उससे 2 मंजिल नीचे ही लिफ्ट को रोक देना चाहिए और वहां से सीढ़ियों के जरिए या फिर जो सुरक्षित रास्ता उसके जरिए जाना चाहिए। लेकिन इस बिल्डिंग की जहां तक बात है, इसमें 5वीं मंजिल तक इतना धुआं भर गया था कि उस समय शुरुआत में ही 5 फायर टेंडर्स ने यह कोशिश की कि हम लिफ्ट से 13वीं मंजिल तक चले जाएं और तुरंत जाके आग बुझाएं, और यही गलती उनसे हो गई। जैसे ही 13वीं मंजिल पर वो पहुंचे, आग की लपटों में घिर गया और वो जो लिफ्ट थी वो खुल ही नहीं पाई और उसके अंदर ही उन सब लोगों की डेथ हो गई। तो ममता बनर्जी सीधे आरोप लगा रही है केंद्र सरकार के मंत्रालय रेलवे पर। बिल्कुल, लेकिन ये एक दुखद घटना है कि 9 लोगों को इसमें जान गंवानी पड़ी है, भले ही अब आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन चंदन जजवाड़े दिल्ली में मौजूद है हमारे सहयोगी। चंदन, क्या कहता है रेलवे का महकमा? अगर ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वो सीधे आरोप लगा रही हैं अब केंद्र सरकार पर और रेलवे पर कि मैप नहीं दिया गया, अगर दिया गया होता तो इससे बेहतर स्थिति होती, क्या जवाब दिया जा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो एक राजनीतिक आरोप है प्रशांत। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बिल्डिंग हाई सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग होती है। यहाँ पर जो रेलवे के अधिकारी होते हैं उनको भी अंदर आने के लिए पास और परमिशन की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी सेंसिटिव डेटा रखे होते हैं। तो जो मैप यहाँ का होता है वो भी काफी सुरक्षित रखा होता है। रेलवे की तरफ से जांच के बाद पता चलेगा कि क्या फायर ऑफिसर्स को मैप दिया गया था या दिया नहीं गया था, तो किस वजह से नहीं दिया जा सका, वो मैप कहाँ रखा हुआ था। क्योंकि इस बिल्डिंग का मैप अगर सार्वजनिक हो जाए किसी तरह से तो ये काफी ज्यादा खतरा होता है, काफी सेंसिटिव मामला होता है। जो टाउट्स होते हैं रेलवे के उनकी नजर लगी होती है, जो साइबर माफिया होते हैं उनकी नजर लगी होती है। तो जो फ्रीज की बिल्डिंग होती है, इमारत होती है जहाँ पर रिजर्वेशन का डेटा रखा होता है, वो काफी सुरक्षित और सेंसिटिव होता है। इसलिए ममता बनर्जी का आरोप फिलहाल भले ही राजनीतिक हो, जांच के बाद पता चलेगा कि क्या उनको समय पर मैप दिया गया था या नहीं दिया गया था। अभी रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया है। इसका जवाब राजनीतिक चूंकि आरोप है तो रेल मंत्री या राजनीतिक पक्ष से ही आएगा। रेल अधिकारी इसका जवाब फिलहाल देने को तैयार नहीं है। तो अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है, लेकिन ये एक दुखद घटना जिसमें कि 9 लोगों की जान चली गई है। कोलकाता में आग लगने पर स्टैंड रोड पर यह हादसा हुआ, रेलवे की एक इमारत में। लेकिन अब खबर कोरोना की दहशत से जुड़ी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। बावजूद इसके देश के कई हिस्सों में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है और जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या देश भर में बढ़ती जा रही है, उसने कई राज्यों की सरकारों समेत केंद्र सरकार की भी चिंताएं अब और ज्यादा बढ़ा दी है। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद से देश में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे थे और महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या ने एक बार फिर से सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। और इसी को लेकर कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बैठक भी की है। राजस्थान सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है, सख्ती बरती जा रही है। कर्नाटक में भी उधर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में अब 6 राज्यों में बढ़ोतरी तेजी से देखी जा रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके बाद सरकार की तरफ से लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों को हिदायत भी दी जा रही है। लेकिन एक के बाद एक महाराष्ट्र, केरल और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में ये कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। जहां देश ने एक राहत की सांस ली थी कि वैक्सीनेशन से अब हम इस पर लगाम लगाएंगे, वहीं कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़े। मुंबई में कोरोना की रफ्तार सरकार और स्थानीय प्रशासन को अब डरा रही है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के अंदर ही
11,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अब सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी उद्धव ठाकरे के साथ इस बैठक में अपनी राय रखी और कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की गई। खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कड़े फैसले अब और लेने पड़ सकते हैं। उन्होंने लोगों से और ज्यादा सावधानी बरतने की एक बार फिर से अपील की है। ऐसे में जबकि महाराष्ट्र में सबसे पहले तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दिए, ऐसे में यह तब अहम है जब देश राहत की सांस ले रहा था कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और अब हम इस पर लगाम लगा लेंगे। वहीं बताया यह भी गया कि लापरवाही भी एक बड़ी वजह हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी लोगों से कहा है कि क्या आप चाहते हैं कि हम एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाएं? अगर ऐसा नहीं है तो आप हिदायतों का अमल करें। आप खुद भी कोरोना वॉरियर हो गए हैं, लगातार पहले से काम करते रहे हैं, लेकिन अब जब फिर से लौट के आए हैं फिर एक्टिव काम में, एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। मुंबई में लॉकडाउन होगा क्या, ये लोगों के अंदर एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता इमीडिएटली मुंबई का लॉकडाउन होगा, लेकिन मुंबई की संख्या कम करने के लिए किन मुद्दों पे क्या क्या करना जरूरी है उसके बारे में ज़रूर चर्चा होगी। हमारा ज़िला प्रशासन के सभी लोगों को भी हम ये ज़रूर सूचित करेंगे कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करो, हमारा जो प्रोटोकॉल होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, इसका स्ट्रिक्टली अमल करने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम आई है, जिनका रिपोर्ट आया है, वो कमेटी के रिपोर्ट का भी अमल करने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि लोगों को अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें डराने वाली और ये तस्वीरें वाकई खौफनाक है कि किस तरह बेपरवाही से लोग उन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिसकी अपील बार बार की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां उड़ती दिख रही है। वहीं बिना मास्क के लोग बड़ी तादाद में नजदीक चलते भी नजर आ रहे हैं। मुंबई में एक तरफ जहां कोरोना के मामले एक बार फिर से बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि जो लोग हैं वो कोरोना नियमों का पालन करें। लेकिन दादर के सब्जी मार्केट की तस्वीर बेहद ही डराने वाली है। मैं इस वक्त दादर के सब्जी मंडी मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर देखिए कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर सब्जी मंडी में इकट्ठा हुई आपको नजर आ रही है। इस भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो हैं उसकी धज्जियां किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हर दिन इस मंडी में इसी तरह की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है, लेकिन सरकार अपील तो करती है, लेकिन सरकार कभी इस तरफ ध्यान नहीं देती, ना ही बीएमसी का इस तरफ ध्यान जाता है कि जो भीड़ हो रही है उसके चलते जो है कोरोना के मामलों में तेजी से रफ्तार आ सकती है, कोरोना के संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये बेहद ही डरावनी है, क्योंकि मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो इसी तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बीएमसी और सरकार अपील तो कर देती है, लेकिन इस मंडी के ऊपर नजर नहीं जाती जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। मास्क लगाने वालों की संख्या बेहद ही कम है। यहाँ पर दादर सब्जी मंडी में बेपरवाही से लोग घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये मुंबई या महाराष्ट्र की तस्वीरें नहीं है, देश की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से, इसलिए हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर सिंह मुंबई में मौजूद हैं इस वक्त, कीर्तेश पटेल सूरत से और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। कई राज्य जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मनोज, मध्य प्रदेश उन्हीं में से एक है। क्या कहती है अब मध्य प्रदेश की सरकार, कैसे इस पर लगाम लगाया जाएगा और वजह क्या मानी जा रही है? मध्य प्रदेश में वजह पहले तो बताया गया कि महाराष्ट्र की तरफ से उन्होंने सीमाओं को सील किया, कहा हम टेस्टिंग के बाद लोगों को आने देंगे, सबकी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। और एक वजह ऐसा लगा कि सरकार जाहिर तौर पर तो नहीं कह रही थी, लेकिन उसे एक वजह मान रही थी। लेकिन अब चिंता का सबब यह है कि मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है कोरोना का
वो संक्रमण की दर जिसे हम बोलते हैं वो रिकवरी रेट से अब ज़्यादा हो गया है, तो सरकार के लिए चिंता का सबब है। अभी थोड़ी देर पहले हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब बात की थी तो वो इस बात को कह रहे थे कि हाँ, उनके लिए ये अब चिंता की बात है क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि दुकानों पर एक तो दुकानदार मास्क लगा के बैठे और दूसरा साथ ही साथ जो ग्राहक है उनको भी मास्क लगाएं, तभी आप सामान देंगे। ऐसा आप पालन कर रहे हैं? जी, हम भी मास्क लगा के रहते हैं दिन भर और ग्राहक से भी बोलते हैं कि आप मास्क लगाइए। लेकिन आपकी दुकानदारी को फर्क पड़ता होगा, कई लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे, मैं देख रहा हूँ बाजार में। हम लोग अवेलेबल करते हैं ना, हम लोग रखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए बाकायदा दुकानदार मास्क लगाए हुए हैं, अपने सिर पर भी आपने बाकायदा ढककर रखा हुआ है। कितना सुनिश्चित हो पाता है ये? देखिए सामने ग्राहक, देखिए प्रशांत, सामने ग्राहक आए हुए हैं, उनके मास्क है, लेकिन एक के पास मास्क है, दूसरे पे नहीं है। क्या बोला आपने? हमने उनको बोला है मास्क लगाने को, लेकिन वो खा रहे थे इसलिए उन्होंने मास्क अभी रखा है, फिर वापस लगाएंगे। खाते टाइम तो आज मास्क हटाना पड़ेगा, इसलिए उस समय उन्होंने मूव किया था मास्क, फिर से वो अभी लगा लेंगे। लेकिन आप इस बात का खास ख्याल रखते हैं? बिल्कुल सर, कि मास्क लगा होना चाहिए, बगैर मास्क वाले को सामान नहीं दिया जाता। अब ये तो हिदायत और एहतियात बरतने की बात है, लेकिन लापरवाही एक बड़ी वजह है। अब बात महाराष्ट्र की और मुंबई की, जहां पर एक बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद भी थे। लेकिन दिवाकर, जो सबसे अहम बात है वो ये कि दूसरे राज्यों के लोग अब ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र की सीमाएं जिन प्रदेशों से लगती है वहां कोरोना अगर बढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र का एक बड़ा रोल है। क्या ऐसे में सरकारें कहती है इसके लिए? देखिए, खास तौर पर सरकार लगातार जो है ये कहती आ रही है कि लोग नियमों का पालन करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, लेकिन जो तस्वीर खास तौर पर मुंबई में निकल के सामने आती है, हर दिन की ये तस्वीर है जो दादर की सब्जी मंडी है। 7 से 10 बजे के बीच जो हालात होते हैं वो बेहद ही डरावने होते हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना तो मास्क होता है, जिसके चलते लोगों की दिक्कतें जो है वो बढ़ती ही हैं, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। 1000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में जो है वो सामने आए हैं यहाँ पर, और इसी मंडी में हूँ प्रशांत। मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाता हूँ। जैसे ही बीएमसी की टीम पहुंची थी यहाँ पर, उसके बाद देखिए मंडी को साफ करा दिया गया है। और अहम चीज देखिए, भाई साहब मास्क नहीं लगाए हुए। कहाँ है मास्क आपका? मास्क कहाँ है आपका? जी, और यही दिवाकर अक्सर देखने को मिलता है कि लोग बड़ी तादाद में लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। अभिनेता रणबीर कपूर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद रणबीर ने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। रणबीर की मां नीतू कपूर दिसंबर में कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं और अब रणबीर कपूर भी, और अब उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया है घर में। ऐसे में जबकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, हर खासो आम तक अब ये कोरोना की पहुंच हो चुकी है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई खास लोग भी अब कोरोना की चपेट में, और रणबीर कपूर उन्हीं में से एक जिन्हें कोरोना हो गया है। अब वो घर में उन्हें खुद को क्वारंटीन कर लिया है। लेकिन मुंबई के पास ही ठाणे में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं। शहर के 16 इलाकों में आंशिक रूप से लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। 31 मार्च तक यहां आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है और एक होटल और दुकानें भी यहां तक बंद कर दी गई है। लोगों से घरों से कम बाहर निकलने की अपील की गई है। और कोरोना के खतरे को देखते हुए औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन में यहां कोरोना के 555 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। वहां कोरोना से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने की वजह से अहमदाबाद नगर निगम के कई इलाकों में दुकानों को रात 8 बजे के बाद बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कीर्तिश पटेल हमारे सहयोगी सूरत से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। कीर्तिश, जिस तरह की खबर आ रही है अहमदाबाद से, क्या सूरत में भी कमोबेश इसी तरह की लापरवाही देखी गई और यही वजह है? क्या सरकार की ओर से बताया गया है?
बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र और खास करके गुजरात में भी कोरोना संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अहमदाबाद के बाद दूसरा नंबर गुजरात का सूरत शहर है, जहां पे पिछले दिनों 25 से 30 मरीज हर रोज दर्ज होते थे, उसके सामने अभी 150 के करीबन आंकड़ा पहुंचा है। जिस तरह से लगातार मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा कि कोरोना जो सेंटर है वहाँ पे एक बाजू टेस्टिंग हो रहा है, तो दूसरी ओर कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। खास करके पिछले कई दिनों में गुजरात में यही एक वजह भी होती है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में लापरवाही बरतते हैं और कोरोना के मामले बढ़ते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में भी अब मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार भी लगातार एक्शन में है। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में कोरोना के खिलाफ किस तरह से चालान काटा जा रहा है। पुलिस लोगों पर सख्ती बरत रही है। दिल्ली में मास्क न पहनने पर 74 चालान काटे गए हैं। मास्क न पहनने पर अब तक के 5,18,719 चालान काट दिए गए हैं। दिल्ली में मास्क ना पहनने पर पहले तो 2,000 रुपए चालान था, लेकिन दिल्ली में थूकने पर अब तक के 3,421 चालान काटे गए। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, सख्ती तो बढ़ती जा रही है, चालान पर चालान काटे जा रहे हैं, इसके बावजूद क्या मामलों पर लगाम लगाई जा रही है इतनी सख्ती से? देखिए प्रशांत, जिस तरह से हम कहेंगे कि कोरोना अभी भी जो है पूरी तरह से खत्म नहीं है और इसको लेकर लोगों को सावधान रहना होगा। इस वक्त हम दिल्ली के दिलशाद गार्डन में हैं, क्योंकि जो आंकड़े इतने पिछले समय से आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस का आंकड़ा आपने बताया 5,18,000, लगभग 800 के आसपास चालान दिल्ली पुलिस काट चुकी है। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर है और सिविल डिफेंस के लोग जो हैं लगातार यहाँ पर खड़े होकर चालान प्रक्रिया को रोजाना की तरह अपनाते हैं, क्योंकि लोगों को समझाना भी जरूरी है, साथ ही लोगों को ये बताना है कि ये खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर अधिकारी है जिनकी देखरेख में चालान काटे जाते हैं। सर, आप लगातार यहाँ पर चालान काटते हैं, किस तरह से लोगों को इस तरह से आप बताते हैं उनको? आप नहीं बताते? देखिए, ये ड्राइव जो है चालान की चलते हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर अवेयरनेस है, बट उतनी अवेयरनेस नहीं है। आप देख रहे होंगे आजकल फिर से केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और दीपक, जो अधिकारी कह रहे हैं यही बात सबसे प्रमुख है कि लोगों की लापरवाही एक बड़ी वजह बन रही है कोरोना मामलों के बढ़ाने पर। और एक बड़ी खबर अब उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात के बाद आज देहरादून लौट रहे हैं। और इस बीच विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक आज देहरादून में विधायक दल की बैठक भी बुलाई जा सकती है। हालांकि बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। साथ ही साथ दावा किया है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और वो मजबूती से मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी मजबूती के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। आगे रहेंगे और आगे रहेंगे क्या? आगे रहेंगे मुन्ना जी? मैंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बारे में, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई नहीं हुई, कब होगी नहीं हो गई, हो चुकी या नहीं होगी, इन सब चीजों का सवाल जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। लेकिन इससे पहले उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच दिल्ली में देर रात तक बीजेपी में बैठकों का दौर चलता रहा और खबर है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली से उत्तराखंड बीजेपी के कई विधायक नाराज हैं। ऐसे में अपना पक्ष रखने के लिए कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद दिल्ली पहुंचे और आलाकमान से उन्होंने मुलाकात की, अपना पक्ष रखा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पर पहुंचकर मुलाकात की और उसके तुरंत बाद अनिल बलूनी से भी उनके घर जाकर के उन्होंने मुलाकात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत का पक्ष मजबूत करने के लिए उनके 7 समर्थक विधायक भी कल दिल्ली पहुंचे हुए थे। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी उथल पुथल होने लगी है और मुख्यमंत्री बदलने की खबरों ने अब एक बार फिर उत्तराखंड में जोर पकड़ लिया है। लेकिन इस बीच खबर है कि कल उत्तराखंड के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच भी बैठक हुई है। विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक इस बैठक में दोनों नेताओं ने उत्तराखंड के पर्यवेक्षक दुष्यंत कुमार गौतम से भी मुलाकात की है और इसके अलावा पार्टी के महासचिव पीएल संतोष भी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने के लिए संसद भवन पहुंचे और इसी मुलाकात के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा और अनिल बलूनी से जाकर मुलाकात की है।
इस बीच बीजेपी ने उत्तराखंड में किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को महज अटकल करार दिया है। अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए हर स्टेट के जो माननीय मुख्यमंत्री गण हैं वो आते रहते हैं। हमारा स्टेट तो इतना नज़दीक है कि हम आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो इसलिए हमारे कभी कभी मंत्रीगण आ जाते हैं केंद्रीय मंत्रियों से काम कराने के लिए। सीएम साहब अगर केंद्र ने कभी बुलाया तो उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब सामान्य है, ऑल इज वेल। अब बीजेपी के तमाम नेता तो कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर ऑल इज वेल है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को भी विफल करार दिया है। और ऐसे में हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन क्या वाकई यही हकीकत है? बैठकों का दौर आखिर किस वजह से है? लेकिन ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए जा सकते हैं। ये तमाम उन अटकलों और कवायद के बीच आ रही एक बड़ी खबर है। ऐसे में जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों का दौर लगातार देर रात तक चलता रहा, उत्तराखंड के कई नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली आए थे, पार्टी अध्यक्ष से, गृह मंत्री से, सांसदों से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बीच अब जो खबर आ रही है कि वाकई उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए जा सकते हैं। यह सबसे अहम और खास बात कि 18 मार्च को 4 साल पूरे कर रही है उत्तराखंड सरकार, लेकिन इस बीच नेतृत्व परिवर्तन की खबर। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी बड़ी खबर के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आखिर किस तरह रात भर की बैठकों के बाद यह बात सामने आई कि अब हटाया ही जा सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को? देखिए, बीजेपी को एक बड़ा बहुमत उत्तराखंड में मिला था। 57 विधायक बीजेपी के पास जीते थे, 70 में थे। तो पार्टी के कुछ विधायकों और मंत्रियों की लगातार पिछले काफी समय से ये शिकायत नेतृत्व को लेकर के बनी हुई थी। उनका मुख्यमंत्री की कार्यशैली और बाकी कुछ चीजों को लेकर के विरोध भी था, जिसको लेकर के कुछ विधायकों ने अपना विरोध और शिकायत भी दर्ज करवाई थी केंद्रीय नेतृत्व के पास। तो आला कमान ने शनिवार को एक 2 सदस्यीय टीम केंद्रीय पर्यवेक्षकों की वहां भेजी थी देहरादून में, जिसमें रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा दुष्यंत गौतम, ये दोनों लोग वहां पर गए थे, विधायकों से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट उन्होंने आकर के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी। इसके बाद कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर सुबह पहुंच गए थे और उनका ये कहना था कि वो आला कमान से मिलने आए हैं। हालांकि अभी तक ऑन रिकॉर्ड औपचारिक तौर पर किसी ने नहीं कहा है कि वहां पर सीएम बदला जाएगा, लेकिन जो खबर आ रही है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है, नए सीएम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी को ये लग रहा है कि अब चुनावी साल है और अगले साल जब पार्टी चुनाव में जाएगी तो अगर सीएम का चेहरा बदल करके जाते हैं तो एक बड़ी सफलता दोबारा मिलने में कामयाबी मिलेगी। कल भी देर रात को, देर शाम को पार्लियामेंट में बैठक चली थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और यही विक्रांत जो बात आप कह रहे हैं यही सबसे अहम भी है कि बीजेपी लगातार कहती रही है कि सब कुछ सामान्य है, हम सिर्फ आगे के कार्यक्रमों के लिए बातचीत के लिए आए हुए हैं। लेकिन क्या सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि बीजेपी विधायकों में असंतोष है और वो नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं? कार्यशैली को लेकर के भी विधायकों में असंतोष आता है और उसके बारे में आलाकमान को वो अपनी बात बताते हैं और अगर आलाकमान को कोई बात सही लगती है तो उसके मुताबिक फैसला लिया जाता है। अब बीजेपी क्योंकि एक अनुशासित पार्टी भी है, तो जिस तरीके से पार्टी के नेता जो है वो पार्टी के भीतरी मंचों में जरूर अपनी बात रखते हैं, लेकिन मीडिया या बाकी सब जगह उनका यही कहना था कि सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम चला था शनिवार को और कल सोमवार को पूरे दिन भर, उसको देखते हुए लग रहा था कि कुछ ना कुछ एक बड़ा खबर जरूर सामने आएगी। तो विक्रांत, सार बात यह कि भले ही अपनी आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई जुबान नहीं खोल रहा, लेकिन सीएम रावत बदले जा सकते हैं और उसी के लिए हुआ है ये बैठकों का दौर बीजेपी के भीतर।